प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में हमने ये जाना था कि गैस की बहुत सारी ऐसी खासियत होती है जो उसको सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही डिफरेंट साबित करती है। तो वो खासियत ये थी कि गैस के पास अपना कोई शक्ल नहीं होता, गैस की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, ना ही उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त हर पॉसिबल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। गैस में फैलने की सलाहियत होती है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस में डिफ्यूजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में डिफ्यूज होकर के रह सकते हैं। इसके अलावा गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और जिस कंटेनर में रखे होते हैं उस कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं और उस समय प्रेशर डालते हैं। तो ये सारी खासियत को हमने देखा था। गैस की इन्हीं सारी खासियतों में से दो खासियत जिसका नाम एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी है, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम से जुड़ी हुई है। तो एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी पर बॉयल नामी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद लॉ दिया था जिसका नाम था बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम, फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी देखा था कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मिला। उसके बाद गैस की एक और खासियत हमने देखी थी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और इसी खासियत पर रिसर्च किया था चार्ल्स ने इस खासियत पर रिसर्च करके एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था जिसे हम चार्ल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो चार्ल्स ने क्या किया था, प्रेशर और मास को कांस्टेंट किया था। बॉयल ने क्या किया था, मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, लेकिन चार्ल्स ने क्या किया, मास और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो एक बात दोनों में कॉमन है कि मास को कांस्टेंट रखा गया। बॉयल ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। फिर हमने मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ में देखा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी कि V/T कांस्टेंट मिला था। फिर हम लोगों ने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि किस तरह से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो दोनों को मर्ज करने के बाद क्या मिलेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, M मास ऑफ द गैस और T जो है वो केल्विन टेम्परेचर है। बॉयल्स लॉ में हमने देखा कि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V और P इनवर्स प्रोपोर्शन में है। चार्ल्स लॉ में हम देखेंगे कि मास और P को कांस्टेंट कर देते हैं, तब देखते हैं ये वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मैथमेटिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा वेरिएशन, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जरूर। उस वेरिएशन चैप्टर में आपने देखा होगा कि वेरिएशन तीन तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन और तीसरा होता है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन ये था कि जब दो डायरेक्ट वेरिएशन को हम ज्वाइंट करते हैं तो एक नया वेरिएशन मिलता है जिसे हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ दो डायरेक्ट वेरिएशन हो, दो डायरेक्ट वेरिएशन या फिर दो इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी एक वेरिएशन है और ये भी एक वेरिएशन है, और यहाँ पे ये दोनों ही डिफरेंट वेरिएशन है, लेकिन इन दोनों में एक वेरिएबल कॉमन है, वो है वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, तो हम इन दोनों वेरिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में एक कॉमन वेरिएबल था। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों में ही एक वेरिएबल कॉमन था और वो है V। ये है साइन ऑफ वेरिएशन। पहला इक्वेशन में 1/P था और दूसरा में क्या था, T। तो जब हम जॉइंट वेरिएशन के जरिए देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V varies with the product of 1/P and T। हमने ये सीखा था कि जब कभी भी ये साइन ऑफ वेरिएशन या फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल का साइन आता है, लेकिन इक्वल का साइन अकेले नहीं आता, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है। सपोज कि वो कांस्टेंट टर्म क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कि ये कैसी बात है। बॉयल्स लॉ में जब हमने साइन ऑफ वेरिएशन हटाया था तो भी के लिया था, चार्ल्स लॉ में जब हमने साइन ऑफ वेरिएशन हटाया तो भी के लिया, यानी कि चार्ल्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ दोनों में ही साइन ऑफ वेरिएशन हटाने से हम एक के ले रहे थे। तो सब जगह सेम कांस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर भी ये वेरिएशन का साइन हटा रहे तो के ही ले रहे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कांस्टेंट टर्म सिर्फ के लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। पूरे 26 लेटर्स में से आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ उन तमाम लेटर को छोड़ करके जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, फिर चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो या फिर वेरिएबल टर्म हो। यहाँ पर अभी दिख रहा है कि ये वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर V/P/T ये तीनों ही वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है M। तो M को छोड़कर
MVPT, ये 4 लेटर को छोड़कर आप पूरे 26 लेटर में कोई भी लेटर ऐसा कांस्टेंट आप ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने के लिया तो आप भी के ही लीजिए। तो आप देखिए, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, PV इक्वल टू KT। उसके बाद हम इस T को यहाँ लेकर के आ जाते हैं तो क्या मिलता है, PV बाई T इक्वल टू K। K मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बॉयल्स लॉ में तो हमने सीखा था PV इक्वल टू कांस्टेंट है, तो वहां से हमें क्या मिल रहा था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी हमें मिलता है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू P3 एंड सो ऑन। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, PV बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है ये P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, आप इसे अच्छे से याद रखें। ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज होगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, बॉयल्स लॉ का जो इक्वेशन आया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, चार्ल्स लॉ में आया था V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 2, और तीसरा होगा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपके लिए क्या क्या हेल्पफुल होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दूसरा है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, और तीसरा है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। तो ये तीनों अब तक हमने जितना पढ़ा है वहां से ये 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आया, और ये तीनों ही फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये तीनों याद रखें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यही इक्वेशन, ये जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ है, यही एक्सप्रेशन हमें गैस लॉ तक ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं गैस लॉ तक हम कैसे पहुंचेंगे। ये एक्सप्रेशन यहाँ तक तो हमें मिला था, और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिल सकता है, PV इक्वल टू KT। जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके पास एक कंक्लूजन आया, और वो कंक्लूजन क्या था, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है K, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट A is replaced by R। ये जो K टर्म है इसे रिप्लेस कर दिया गया R से, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, PV इक्वल टू RT। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल था, आइडियल गैस के लिए भी और रियल गैस के लिए भी। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ रहा था, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट हमें मिला था, वो ना तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है और ना ही सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। गैस का नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जो भी गैस हो, सभी गैस के एक्सपेरिमेंट के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड था, चेंज नहीं हो रहा था। इसीलिए इस कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसका नाम है रियल गैस कांस्टेंट। ये R क्या है, R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट। हम इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक इक्वेशन मिला, कंबाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ से एक इक्वेशन मिला था, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। एक कंक्लूजन वो मिला था। दूसरा कंक्लूजन मिला PV इक्वल टू RT। इस PV इक्वल टू RT को ही हम गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें n नंबर ऑफ मोल्स देखना हो तो गैस इक्वेशन में क्या चेंजेस आ जाएंगे, PV इक्वल टू nRT। याद रहे कि हमने यहाँ हेडिंग डाला है आइडियल गैस इक्वेशन। हमारे हेडलाइन में ये दिख रहा है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि ये गैस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। रियल गैस में ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। लिमिटेशन क्यों आते हैं, हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में ही ये बात बताई थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने नेग्लेक्ट किया था। इस वजह से यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिला वो PV इक्वल टू nRT है, और ये सिर्फ आइडियल सिचुएशन के लिए ही एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है।
रियल गैस के लिए क्या होगा ये आप हायर क्लास में पढ़ लेंगे, क्लास 11 और क्लास 12 में आप जरूर देखेंगे इसे। ये जो गैस है वो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो ये आर है, आर रियल गैस कांस्टेंट, ये रियल गैस आइडियल गैस जो भी गैस हो सबके लिए सेम होता है, और ये आर का भी डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। तो ये आर का जो वैल्यू होता है वो क्या क्या होता है, 3 डिफरेंट वैल्यू है। ये अगर डिपेंड करती है किसी पे तो सिस्टम पे सिर्फ डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे। तो पहला है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, दूसरा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और तीसरा है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर की कितने वैल्यू है, 3 डिफरेंट वैल्यू है। पहला वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, दूसरा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और तीसरा है 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये 2 नंबर है मतलब 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है। ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको यही वाले वैल्यू काम आएंगे। अप टू क्लास 10 तक जो है वो आपका 2 नंबर वाला वैल्यू काम आएगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन यूज होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इक्वेशन में आपको PV इक्वल टू RT यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 और P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये सारे इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे, यानी कि हर एक इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तीनों का रिलेशनशिप आ रहा है। तो वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आ रहा है, तो प्रेशर के लिए आ जाता है एटीएम और वॉल्यूम के लिए आ जाता है लीटर और टेम्परेचर के लिए आ जाता है केल्विन। तो ज्यादातर प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो आपका गैस लॉस में ज्यादातर आपको ये वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ज्यादातर आपको यूज करने पड़ेंगे। और बाकी जो 2 वैल्यूज है वो आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आप क्लास 11 में केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तब 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड वाला वैल्यू ज्यादा यूज होगा, लेकिन अप टू क्लास 10 ज्यादातर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ही यूज होगा। तो आप इस वैल्यू को, आर के वैल्यू को अच्छे से याद रखें, इक्वेशंस को याद रखें। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के फौरन बाद वो सारे इक्वेशंस रिफ्लेक्ट होने लगे कि तमाम इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, कौन सा इक्वेशन आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने में सॉल्व करोगे।